और पूरे देश की, पूरे भारत को जो है चलने का रास्ता दिया, भारतीय संविधान बना। और जो शासक वर्ग नहीं होगा, जो कौम शासक नहीं बनेगी, ना तो उसके साथ न्याय होगा, ना उसको अधिकार मिलेगा, और ना ही उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो आज जो हम ये गर्व से जी रहे हैं और ये मुंह पे ऐसे ऊपर उठा के दहाड़ रहे हैं, तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। यहाँ जितने एमएलए वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और सारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब संविधान से, यहाँ की जुडिशरी सब कुछ संविधान से। ना धन बटा, ना बिजनेस बटा, ना कुछ और। तो जो गरीब था वो गरीब रह गया, और जो अमीर था वो अमीर रह गया। मुझसे पहले जो वक्ता थे, मैंने उन्हें गंभीरता से सुना, और बुरी बात यह कि मैं सिर्फ सुनता नहीं हूं, मैं उसको अमल में भी लाता हूं। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, पेरियार लाल यादव, जननायक कपूर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिरसा मुंडा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशी, और जिनकी वजह से आप यहाँ सम्मान से बैठे और मैं यहाँ सम्मान से बोल रहा हूँ, और जिसने मुझे बोलने का अधिकार दिया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप थे तो हम लोग हैं, और आप थे तो हम रहेंगे, और हमारे वजूद को कोई हिला भी नहीं सकता, मिटाना तो बहुत दूर की बात। तो हमारा प्यारा छोटा भाई जितेंद्र अठवाल, अभी बार बार हमारे सम्मानित नेता कह रहे थे कि भाई जितेंद्र अठवाल को हमने आपको सौंप दिया। तो साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने अपने आप को सौंप दिया, और ये आपका स्वाभिमानी खून, ये कट तो सकता लेकिन झुक नहीं सकता। हमारे ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ा है, और अपने लोगों के अधिकारों के लिए कोई समझौता नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन पढ़ी है आपने? जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता, इतिहास बहुत जरूरी, इतिहास बल देता। और मैं कोई राजनीतिक सामाजिक कोई बात नहीं करूंगा, आज मैं बस अपने परिवार से, अपने बारे में बात करूंगा। जब मैं पहली बार जेल गया इस आंदोलन में, जब आपने देखा, जेल तो मैं उससे पहले भी गया सामाजिक आंदोलन में, लेकिन वो जो समीरपुर वाला मामला था, जो मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई, जिसमें मैं 16 महीने जेल रहा, तो मैंने एक बार पहले भी अपना दुख दर्द बयां किया था। आज मेरे परिवार के लोग बैठे, मुझे कहना चाहिए, और अगर मैं इनसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? तो पहले 29 दिन मेरे पास दो रास्ते थे, लड़ू या सरेंडर कर, क्या तो इस लड़ाई को छोड़ दूं या फिर लड़ूं। और 30वें दिन मैंने तय किया कि हम लड़ें, और तब तक लड़ेंगे जब तक लहू का आखिरी कतरा हमारे अंदर रहेगा, तब तक लड़ते रहेंगे। और जो गलतियां पहले हुई उन गलतियों को दोबारा दोहराने नहीं देंगे। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो गलतियां जानबूझ के करवाई गई। कह रहे थे ना, अभी नंद किशोर जी साहब कह रहे थे, डिवाइड एंड रूल, कप्तान डिवाइड एंड रूल। तो बहुत हो गया ना बढ़ते हुए, अब नहीं बढ़ेंगे, अब कोई मतलब नहीं बढ़ता बढ़ने का। और बढ़ने के कारण ही तो आज इतने कमजोर है कि हर एक अधिकार के लिए हाथ फैला हुआ है हमारा, कि हमें कोई दे दे, सरकार दे दे, पुलिस दे दे, न्याय प्रशासन दे दे अधिकार। नहीं साहब, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता, और छीनने के लिए बल चाहिए। 4 तरह के बल होते हैं, और मूवमेंट चलाने के
होती है। पहला बल होता है बुद्धि बल, और बुद्धि बल की हम पे कमी नहीं। हमने जब हमें मौका मिला तो भारतीय संविधान लिखा, और पूरे देश पूरे भारत को जो है चलने का रास्ता दिया, भारतीय संविधान बना। दूसरी जरूरत होती है बाहुबल की, और भीमा कोरेगांव हमारा इतिहास है, वो सबको याद है, और जिसको याद नहीं हम याद दिलाते रहते हैं लगातार, हर साल जाते रहते हैं 1 जनवरी को वहां। तो यानी कि बाहुबल की भी कमी, चाहे वो कोई होते हैं, पैदा होने के बाद मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है और लड़ी गई हर जगह। तीसरी जरूरत होती है धन बल की। तो बाबा साहब के संविधान से जो अधिकार मिले हैं उससे आर्थिक रूप से भी, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी भी करते हैं, ताकतवर हो रहे हैं, और आज अपने घर मकान भी बना चुके, गाड़ियां भी ले चुके, जैसे जैसे संपन्न हो रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनबल। तो इस देश का वंचित वर्ग, इसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उसकी आबादी 85% से भी ज्यादा, और लोकतंत्र इसलिए बना था कि जिसके पास वोट होगा उसका राज होगा। तो भाई वोट तो हमारे पास है, राज तो हमारा नहीं है। क्योंकि मैं रोज इस बात को चिल्लाता हूं और आज भी कह रहा हूं कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती है वो कभी शासक नहीं बन सकती। और जो शासक वर्ग नहीं होगा, जो कौम शासक नहीं बनेगी, ना तो उसके साथ न्याय होगा, ना उसको अधिकार मिलेगा, और ना ही उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो अगर आप ज्यादा मंच घमंड कर रहे हैं इस मंच पे खड़े होके कि हम बहुत ताकतवर है, तो बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि दोनों हाथ उठा के कि जिनकी बहन बेटियों के साथ रोज जुल्म ज्यादती हो रही है और उनको सताया जा रहा और उनका चीरहरण हो रहा है, वो लोग किस बात का घमंड कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम तो हर वर्ग की महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों का भी सम्मान सबको करना पड़ेगा। उनकी तरफ हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये जुल्म जाति किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रहे? देखिए, हमने सामाजिक लड़ाई लड़ी, हमने तमाम तरह के गांव देहात स्तर पर जुल्म जाति लड़ी। बस मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं, बहुत सामान्य चर्चा। भगवान वाल्मीकि महाराज ने तो हमें कलम दिया नहीं दी। बताओ कोई तस्वीर दिखाओ जिसमें कलम के अलावा कोई और उनके सृष्टि चिंता के हाथ में कुछ और बताओ, है क्या? हमने कलम क्यों छोड़ी सर? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया ना, तो किसकी बदौलत दिया? कलम की बदौलत। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते, संविधान लिखा जाता, और अगर संविधान नहीं लिखा जाता तो आज जो हम ये गर्व से जी रहे हैं और ये मुंह ऐसे ऊपर उठा के दहाड़ रहे हैं, तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो लोकतंत्र इसलिए बना था, लोकतंत्र वोट का अधिकार वो बिकने के लिए नहीं है सर। वोट का अधिकार तो इसलिए दिया गया है कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकें, और अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो ये गुलामी तो है। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे, गुलामी तो है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मिले गए अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे, तो हम गुलामी तो हैं। गुलामों का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही गुलामों के कोई अधिकार होते हैं। गुलाम क्या होता है? गुलाम। अब जितने लोग यहाँ बैठे, मेरी जेब में कुछ है, जो आदमी कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बताओ मेरी जेब में क्या है? जो बताएगा उसको 1000 रुपए इनाम दूंगा, और जो नहीं सही बताएगा उससे 2000 रुपए लूंगा। चले मैं दिखा देता हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं। ये सर कलम नहीं है, समझे? कलम मैं जेब में नहीं रखता हूँ, कलम को मैं यहाँ रखता हूँ सीने के लगा के। ये देखिए, ये कलम। बस मैंने बात आपको क्यों बताई, इसके पीछे कारण, और क्योंकि मैं आपको उस तरह समझाना चाहता हूं जिस तरह आपकी बात समझ में आए। भारतीय संविधान में आपको बहुत अधिकार, और ये देश संविधान से चल रहा है। यहाँ जितने एमपी एमएलए वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और सारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सब संविधान से, यहाँ की जुडिशरी सब कुछ संविधान से।
लेकिन बस मैं यही बता रहा था कि वो जेल में ना तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान पढ़ा, ना यहाँ के नेताओं ने संविधान पढ़ा, ना यहाँ के अधिवक्ताओं ने, ना यहाँ के जजों ने संविधान पढ़ा। जब किसी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है और संविधान पढ़ाया नहीं जाता तो लोग संविधान से चलेंगे कैसे? समझ रहे? तो भैया संविधान का असली रक्षक तो आप हैं, क्योंकि संविधान से अगर सबसे ज्यादा कितना हुआ है और वे समझते हैं कि हमें फायदा हुआ है, तो उनको क्या मुझे बताना पड़ेगा कि संविधान सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे हम समझ लो तो अपनी लड़ाई सर अपने कंधों में लड़ी जाती है, दूसरे के कंधे में क्या जाता है? यहां से लहरों के विपरीत योद्धा तैरते हैं और लहरों में लाशें बहती है। अब आपको बस ये तय करना है कि आप लाशें हैं या योद्धा। और योद्धा कहने से नहीं बनता, योद्धाओं का इतिहास होता है और इतिहास खुद बोलता है, आदमी को बताने की जरूरत नहीं होती वो कौन है। समझ रहे? तो बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र इसलिए बना था सर, क्योंकि जो पहली सरकार बनी थी तब चुनाव नहीं हुआ, उसे जनता ने नहीं चुना था, बस अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर हुई थी। तो लोकतंत्र इसलिए बनाया गया कि भाई अंतिम व्यक्ति, क्योंकि जब पावर ट्रांसफर हुई तो ना तो धरती बटी, ना धन बटा, ना बिजनेस बटा, ना कुछ और, तो जो गरीब था वो गरीब रह गया और जो अमीर था वो अमीर रह गया। और आज कैसे बनते थे लोग? जो चाटुकारिता करते हैं, जो अंग्रेजों के एजेंट थे वो तो अमीर हो गए और बाकी जो देश से प्यार करते थे वो तो गरीब ही रहे। तो गरीब गरीब रहा और अमीर अमीर हो गया। तो अंतिम व्यक्ति को देता है लोकतंत्र क्या? बस ये मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान 7 से 8 चीज की गारंटी देता, मैं रोज बताता हूं आपको, बस आप उसे याद रखो। बस मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संविधान में जो लिखा है वो आपके याद होना चाहिए, तभी तो लोगे। जब आपको पता ही नहीं मेरी जेब में क्या तो लोगे क्या? समझ तो संविधान पढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसे किसी प्रदेश की बात हम करते हैं, उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजें आपको भारतीय संविधान गारंटी देता है। और ये कोई सरकार नहीं देती हमें, ये भारतीय संविधान देता है। लेकिन सरकार हमें इस चीज का प्रलोभन देती है, भाव प्रभाव में हमसे कहती है वोट दे दो, हम तुम्हें मकान दे देंगे, हम तुम्हें रोजगार दे देंगे, हम तुम्हें न्याय दिला देंगे, देखो मैंने तुम्हारी मदद करी थी, वोट दे दो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। ये 2 धारी तलवार है, अगर इसका सही प्रयोग करोगे, बताओ नौजवान और अपने सारे नहीं है, बताओ अपने सारे लोग, अगर आप वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, शायद यहाँ भी कोई विरोधी है। भैया आपकी तो आवाज वैसे बुलंद है, वैसे बोल। नहीं, मैं यहाँ से वहां तक भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या वहां मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल ये आपकी आवाज है और ये दहाड़ना जानते हैं, आप चिंता मत करें। अगर मैं चाह रहा था कि गला खराब करें, कोई फायदा नहीं है, तो इन्हीं का मदद ले ली जाए। प्रैक्टिकली रहो, जहाँ जरूरत है वही दहाड़ो। अगर शेर हर जगह दहाड़ने लग जाएगा तो लोग उससे डरना मत कर देंगे, समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा था वोट 2 धारी तलवार, अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, और अगर आपने गलत प्रयोग किया तो आपके अधिकार छिन जाएंगे। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। हमें आरक्षण से अधिकार मिला आगे बढ़ने का, वो आरक्षण अब तक जो लागू नहीं हुआ, उस पर 3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा था कि आरक्षण कब तक। तो कल मैंने उन्हें बताया कि आरक्षण कब तक, जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, जब तक हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक इस देश में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, और जब तक यहाँ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज नहीं बनेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। और अगर उसको छूने का काम करेगा तो उसे फिर हमसे टकराना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार हो। ये बात सरकार याद रखे। तो क्योंकि मेरे समय में, अब देखो ये आपका ईमानदार खून नौजवान वाला, 2-3 मिनट बाकी है, तो बस मैं अपनी बात को छोटी कर दे रहा हूं। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम लोग अवसर बनाएंगे
यहाँ सत्ता में आने का, और फिर कलम आपके हाथ में होगी, आप लिखे अपना इतिहास और आप खुद लिखे अपनी किस्मत। किसी के भरोसे मत रहिए। वोट हमारे पास है, सरकार हमारी बनेगी, राज हमारा आएगा, हमें बस काम करना है। हमें पहले खुद इकट्ठा होना है और फिर इकट्ठा करना है अपने पिछड़े वर्ग के लोगों, अपने माइनॉरिटी वर्ग के लोगों, अपने आदिवासी भाइयों को, जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। और हमको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ा परिवार है या नहीं है? 1/4 हम 25% से ज्यादा दलित समाज के लोग अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा बताओ? हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें संविधान सुरक्षा करनी है। बस मैं इस बात को खत्म कर रहा हूं। आपके याद है ना हाथरस? मैं क्यों याद दिला रहा हूं? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि नेता वहां एमपी भी हमारा क्यों भैया, जानते नहीं जानते, लेकिन वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। तो वो क्या कर रहा था? ये तो दम था भीम आर्मी के नौजवानों का, कि उस सत्ता के हलक में हाथ देंगे। कहते सत्ता बहुत ताकतवर, उस सत्ता के हलक में हाथ देके हमने अपनी बहन के लिए न्याय की लड़ाई सुनिश्चित की, और न्याय अभी अधूरा है। और बताओ, जो लोग हमें धर्म की और तमाम तरह की बातें बताते हैं, वो पंचायतें कर रहे थे वहां भाई, वो वहां 1.5 किलोमीटर पंचायतें कर रहे थे हैं वो। और किसने जलाया हमारी बहन के सबको कचरे की तरह? तुमने इसलिए मारा था उसको, उसके सबको इस तरह जलाया जाए? देखो, याद रखो, अपने दिल में ये आग जला के रखो, कल किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो तो डट के मुकाबला करो छोटी छोटी जगहों पे, जिससे सब लोगों को पता लगे कि अब हम ये गुलामी नहीं सहने वाले। मैं हाथरस का जिक्र क्यों कर रहा था? क्योंकि 3 दिन पहले कुछ हुआ। परसों जब कोर्ट में परिवार गया और वकील गई, तो वहां एक वकील ने, उस वकील पे हमारी वो जो पीड़िता की वकील है हमारे परिवार की, सीमा पुष्पा, उस पर हमला किया और धमकी दी। तो मैंने पूछा कि जब न्याय के मंदिर में, न्यायपालिका में ये हो रहा है, न्यायालय में हो रहा है कि पीड़ित को धमकियां मिली, उन पर हमला हो रहा है, तो गांव देहात में हमारे लोगों का क्या हाल होगा? और ये सरकार तमाम तरह से मिलकर हमारे अधिकारों को छिपे न्याय नहीं दे रही है, तो हमारी बहन बेटे गांव में कैसी होगी? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाजुओं के दम को कलम का दम बस बनवा दो, और एक बार जब अवसर मिलेगा तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा के, अगर वारे नारे ना कर देना बहुजन समाज के, तब क्या हमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं पूरी 2022 के लिए यूपी और जो उसके पास, और यहाँ 23 में मैं खुद पैदल, साइकिल पे, गली, मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर में जो चीज साधन मिलेगी, गांव में जाके इस समाज को तैयार करूंगा। बहुजन समाज को हम मांगने वाला समाज नहीं रहेंगे, हम देने वाला समाज बनेंगे। और सब कुछ बढ़ा सकता हूं यार, लेकिन मैं बस अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या दर्द नहीं होता ये जो इतने अत्याचार रोज पाली है? क्यों? क्या हम इसीलिए और फिर खाए का कमेंट कर रहे हैं सर? है? क्या हम समाज को परिवार नहीं मानते? हाथरस की जो बहन थी वो भी तो हमारी थी। अगर उसका घर वहां था तो इसका मतलब कि जयपुर के बच्चों की बहन नहीं है? बताओ, फिर कहां का गौरव है समाज का? तो जितेंद्र को मैंने कहा कि वो डीएम जो है ना, वो जयपुर में रहता है, उसका घर यहाँ है। तो मैंने कहा कि सुन, उसको बता कि हम कौन है, बता उसको। हमने कहा आज ही होना चाहिए, और ये कचरा जो हम साफ करते हैं देश का, ये उसके घर के आगे डाल के बता कि हम कौन है। अगर हम कचरा साफ करना जानते हैं तो बहुत कुछ साफ करना जानते हैं, इंसानों को साफ कर देंगे बस। क्योंकि मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूं, तो इसलिए कलम की बात कर रहा हूं साहब। एक बार तो अपनी ताकत को पहचानिए, एक बार तो पहचानिए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये जो नौजवान है ना, जो बहुत जोश में है, तो बस इनके लिए 2 लाइन और फिर मैं अलविदा चाहूंगा। आज मैं चाहूंगा कि मुझे जगह दे दी जाए, क्योंकि बहुत देर से इंतजार हो रहा है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। भारत का वो नौजवान है जो अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है। तो भाई की बात अच्छी लगी कि मरे करो मरो नहीं, मारो और मारो।
मालिक बन जाओ ना, सब आपका है। मालिक वाली सोच कि भाई इस बार हमें राजस्थान की गद्दी चाहिए, हमारा आदमी बैठेगा बस, और राजस्थान विधानसभा के हमारे लिए परमानेंट होना चाहिए, बस ये तो लड़ाई है। फिर देखते हैं कौन मालिक है, कौन जो है घोड़ी से तारेगा, कौन रास्ता रोकेगा, समझ रहे हो? शासक की बहन बेटियों के अत्याचार नहीं होते सर, और शासक की बहन बेटियों का अपमान नहीं कर सकता है, उनका तो रास्ता भी कोई भी रोक सकता है, समझ रहे हो? तो बस शासक बनने की सोच पैदा करो। और भाई बहुत लोग हैं, धर्म पेट नहीं भरेगा, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म न्याय नहीं देगा, धर्म अधिकार नहीं देगा। बहुत सारे लोग आएंगे और धर्म के नाम पर आपको बहुत कुछ बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बस क्योंकि 24 के बाद वो हमें मौका नहीं देंगे और 24 से पहले हमें मौका खुद बनाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आभार, मैं यहाँ की पूरी टीम का आभार करता हूँ और स्पेशल जितेंद्र भाई का और हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का। फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस बार मुलाकात जो है ना वो फिर मुलाकात ही होगी। और अगर कुछ होता है, ये हमारे नेता बैठे, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ होता है तो कौन है, तो मुख्यमंत्री को पता लगे कि ये कौन है। अगर इस बार कोई मामला हो तो जयपुर को ही बताओ कि हम कौन है। भाई अगर जो समाज रोज लड़ाई लड़ना जानता, मेहनत करना जानता, एक दिन क्या वो अपने अधिकारों के लिए नहीं आ सकता बाहर निकल के? इस बार मौका मिलेगा ना, मैं भी आऊंगा, रात भी आना। इस बार बताएंगे जयपुर को, राजस्थान को कि हम कौन है, समझ रहे हो? एक दिन के लिए छोड़ना, जिस दिन मैसेज भेजूंगा, काम छोड़ना एक दिन के लिए। पेट की भूख सह सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते। हमें एक दिन छोड़ना जब मौका मिलेगा, फिर हम बताएंगे कि हम कौन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।